कृषि आप लोगों ने देखा होगा, एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक द्वितीयक क्षेत्र होता है और तृतीयक क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र में आपकी कौन सी चीजें आती है? कृषि कृषि और पशुपालन और मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन, ये भी आएगा। और वानिकी, खनन, उत्खनन, ये सारी चीजें आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो आपकी कृषि कौन सा सेक्टर हो गया? प्राथमिक सेक्टर। प्राथमिक आपका हो जाएगा सेक्टर कृषि। तो इसको पढ़ेंगे हम। आप सभी को पता होगा कृषि का जीडीपी में योगदान बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। जीडीपी में योगदान किसका बढ़ रहा है? सेवा क्षेत्र का। लेकिन कृषि का योगदान पहले के टाइम में क्या था? बहुत ज्यादा था। जब देश आजाद हुआ तब जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग कितना था? 51%, यानी कि 50% से ज्यादा का योगदान कृषि देता था जीडीपी में। लेकिन वर्तमान में घटते घटते बहुत कम हो गया है, एकदम मामूली। अभी जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान कौन दे रहा है? सेवा। अभी जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का। लेकिन आज भी जॉब सबसे ज्यादा कौन देता है? कृषि ही देता है। यानी कि आज भी जॉब सबसे ज्यादा कृषि देता है, भले ही जीडीपी में योगदान सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र का हो। कृषि क्षेत्र आपका प्राथमिक सेक्टर में आता है। लेकिन जब देश आजाद हुआ था तो सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान और रोजगार दोनों कौन दे रहा था? कृषि ही दे रहा था। धीरे धीरे उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी में इसका जो योगदान है वो कम होते जा रहा है, क्योंकि बाकी सेक्टर हमारे यहाँ डेवलप होते जा रहे हैं, मतलब काफी मात्रा में। खास करके सेवा क्षेत्र बहुत ज्यादा डेवलप कर गया है और उद्योग धंधे भी अब काफी आगे निकल रहे हैं, इसलिए जो कृषि का योगदान है वो काफी कम हो गया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि, और कृषि में हम लोग देखेंगे कि कृषि का मतलब कितने प्रकार की होती है। साथ ही ये भी देखेंगे कि कौन कौन से सरकार के द्वारा सहायता कृषि में दी जाती है, WHO के द्वारा कृषि में क्या क्या लगाए जाते हैं, प्रतिबंध क्या क्या प्रोत्साहन दिया जाता है। तो हेडिंग कर लीजिएगा कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्व। हेडिंग भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्व, इसमें हेडिंग लीजिएगा अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। इसके अंतर्गत महत्व क्यों है भारतीय कृषि का अर्थव्यवस्था में? तो पहला हेडिंग लीजिएगा अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। अर्थव्यवस्था आप समझ रहे हैं ना कि पैसे की व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था है, और पैसा हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? तीनों सेक्टर से, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो आज भी कृषि जो है वो भले बाकी सेक्टर की अपेक्षा कम योगदान देता हो, लेकिन अभी भी क्या करता है? महत्वपूर्ण रोल अदा करता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, और साथ ही रोजगार देने में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आज भी क्या है? कृषि बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत क्या है? कृषि प्रधान देश हुआ करता था शुरू से, और अभी भी हमारी कृषि पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है। हमारे उद्योग धंधे भी कृषि पर ही आधारित होते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहीं ना कहीं कृषि से ही जुड़ा हुआ है। तो आपका जो कृषि है ये आधार है अर्थव्यवस्था का, इसलिए ये आवश्यक है। इसमें नोट नहीं करवाएंगे, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति। क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? जनसंख्या में भारत की जो मतलब पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो सब यहीं पे मतलब खेती करके यहीं से खाद्यान्न प्राप्त करके उसी पर निर्भर रहती है। बिल्कुल सही है।
मैम। आप सभी को पता होगा जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे यहाँ कृषि की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। उत्पादन इतना नहीं हो पाता था कि सभी की खाने पीने की ज़रूरतें पूरी हो सके, तो इसके लिए हम विदेशों से बहुत ज़्यादा आयात भी करते थे। लेकिन जब हरित क्रांति आई और उत्पादन बढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर हुए खाद्यान्नों के क्षेत्र में, और अभी हम अधिशेष उत्पादन करते हैं, यानी कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कर लेते हैं और हम बाहर निर्यात भी करते हैं। और आप सभी को पता भी होगा कि अभी हम जनसंख्या में चीन से आगे निकलते हैं ना, ऐसा कहा जा रहा है कि हमारी जो जनसंख्या है वो चाइना से ज़्यादा हो गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। और अगर देश के मामले में बात करेंगे तो आपका जो यूपी है वो 5वें नंबर की कंट्री बन जाएगी जनसंख्या में, इतनी ज़्यादा जनसंख्या हमारे एक राज्य की है। और इस तरह से और भी बहुत सारे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या, जैसे बिहार है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल हम विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाली कंट्री हो गए हैं। तो इनकी ज़रूरतों को, खाद्यान्नों को और बाकी चीज़ों को पूरा करने के लिए कृषि एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगर हमारे यहाँ कृषि युक्त लैंड इतना अच्छा ना होता या इतना पर्याप्त मात्रा में ना होती तो ये सारे लोगों की खाद्यान्नों की ज़रूरतें पूरी करनी मुश्किल हो जाती और फिर हमें बाहर से आयात करना पड़ता। लेकिन हमारे पास कृषि योग्य जो लैंड है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है और हम अपने खाद्यान्न उत्पादन में निर्भर भी हैं और इतने बड़े जनसंख्या का भरण पोषण करने में सक्षम है। साथ ही हम अतिरिक्त उत्पादन भी करते हैं जिसे हम बाहर निर्यात भी करते हैं। तो इस बात से आप लोग एग्री करते हैं कि भारतीय जो कृषि है वो हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करने में सक्षम है। नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा, औद्योगिक विकास के लिए कृषि क्षेत्र का महत्व। औद्योगिक विकास के लिए कृषि क्षेत्र का महत्व। औद्योगिक विकास के लिए कृषि क्षेत्र का महत्व। क्या हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे हैं जो कृषि पर आधारित हैं? जी मैम। जैसे मैम ब्रेड हो गया, इसके उद्योग, और मैम जितने भी निर्माण खाद्यान्न निर्माण की जितनी वस्तुएं अधिकतर बिस्किट वगैरह इसके उद्योग में, चीनी उद्योग, चीनी, हाँ, गन्ना कच्चा माल होता है, वस्त्र के लिए पटसन और कपास और आपके जो जूट है उसके लिए पटसन। इस तरह के बहुत सारे जो कच्चे माल हैं उनका उपयोग करके उद्योग धंधे एक नया उत्पाद बनाते हैं और उनको कच्चे माल के किस पे निर्भर होना होता है? कृषि पर। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो काम करने वाले एक तरीके से भी मजदूर हैं उद्योग धंधों में वो हैं आपके वस्त्र उद्योगों में। इसके बाद आप देख रहे चीनी मिलें भी हमारे यहाँ खास करके यूपी और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है। और आपका पटसन यानी कि जो पश्चिम बंगाल और इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे होता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कच्चे माल से ही एक नया रूप दे करके बनाई जाती हैं और एक कच्चा माल कौन उपलब्ध कराता है? कृषि। यानी कि उद्योगों को कच्चा माल कृषि से मिलता है और इसलिए कृषि आधार है बहुत सारे उद्योग धंधों के डेवलप होने के पीछे। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि चीनी के लिए गन्ना चाहिए होता है, सूती वस्त्र के लिए कपास चाहिए होता है, जो जूट की रस्सियाँ, बोरे और बहुत सारे बैग, चप्पल वगैरह बनाए जाते हैं उसके लिए पटसन की ज़रूरत होती है। और बहुत सारे कच्चे माल जैसे ब्रेड हो गया या और कोई चीज़ उसके लिए गेहूं की ज़रूरत होगी और जैम जेली बनाना है तो उसके लिए फल की ज़रूरत होगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खेतों से प्राप्त करते हैं और फिर उसका रूप बदल करके प्रसंस्कृत करके उसको मार्केट में बेचते हैं। तो उद्योग धंधों का आधार क्या है? कृषि। ये बात समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान। बता सकते हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है कृषि? हम कृषि क्षेत्र से कच्चे माल का निर्यात करते हैं, यानी कि कच्चा माल हो या पक्का माल हो जो हम कृषि से प्राप्त करते हैं वो हम कच्चे माल को भी निर्यात करते हैं और उससे निर्मित माल को भी निर्यात करते हैं। जैसे शक्कर भी निर्यात करते हैं, सूती वस्त्र भी निर्यात करते हैं, जूट के बने के बहुत सारी वस्तुएं निर्यात करते हैं क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जूट का उत्पादन है कभी भारत और कभी बांग्लादेश उसमें आगे रहते हैं। यानी कि दुनिया के बाकी कंट्रीज़ को हम जूट के जो वस्तुएं हैं वो बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराते हैं। साथ ही चीनी के उत्पादन भी आप सभी को पता होगा ब्राज़ील और भारत ये हमेशा टक्कर में रहते हैं, तो इसके उत्पादन में भी हम आगे हैं। और भी हमारे यहाँ की सूती वस्त्र का डिमांड हमेशा से ही विदेशों में रहा
बासमती चावल चाय। और फल फूल सब्जियां, ये भी हम निर्यात करते हैं। जो आपके पेट्रोलियम कंट्रीज़ हैं, इनको भी खास करके यूएई को हम बहुत ज़्यादा निर्यात करते हैं, यूएस को भी निर्यात करते हैं, चाइना के साथ भी हमारा अच्छा व्यापार है। और बहुत सारे देशों के साथ जो व्यापार करते हैं हम, जो निर्यात करते हैं, उसमें कृषि का बड़ा योगदान है। तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में या फिर अर्थव्यवस्था में हम कृषि के सहयोग से बहुत बढ़िया अपनी स्थिति बनाने में सफल रहे हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट रीडिंग, गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका। गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका। आप क्या बता सकते हैं गरीबी उन्मूलन में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? मैम जैसे कि मैम भूमि सुधार जब हुआ तो कृषि योग्य भूमि मतलब बांटी गई, तो वहाँ पे कृषि मतलब जिनको बांटी गई उन्होंने किया, तो उससे मैम जो खाद्यान्न की आपूर्ति है मतलब कम से कम उनको उपलब्ध होगा, इससे उनमें थोड़ा मतलब सुधार आया गरीबी में। और भी मैम जो मतलब जिसके पास लैंड है बढ़िया कृषि का, उसमें मैम उन्होंने आधुनिक प्रणाली का उपयोग करके उसको मतलब और टेक्निकल बनाया, जिससे उन्होंने निर्यात किया, पैदावार बढ़ा दी। ये भी मैम और कुछ बता सकते हैं? और मैं कई फसलों का मतलब उपयोग करके, जैसे नकदी फसलों का नाम है, कई वैरायटी इन सबसे। यानी कि पहले आपने भी कल ही पढ़ा था कि आज़ादी के बाद कृषि में सरकार ने सुधार किए। कौन कौन से सुधार? संस्थागत और तकनीकी। संस्थागत सुधार में सरकार ने क्या क्या किया था? और ओके, वेरी गुड। और नहीं, ये तो तकनीक अच्छी किस्म के बीज संस्थागत पहले बताएं। हदबंदी, चकबंदी, और क्या था? विपणन, भंडारण। नहीं, ये आपके इसमें है ना, संस्थागत सुधार में है। भंडारण करना, विपणन करना, ये सब संस्थागत में है। इस तरह के जो सुधार किए सरकार ने कहाँ कर रही है? कृषि क्षेत्र में कर रही है ना। और तकनीकी सुधार में क्या क्या किया था? अच्छी सिंचाई की व्यवस्था, हाँ। अच्छे प्रकार के बीजों की व्यवस्था, बिल्कुल। और विपणन और भंडारण या के संस्थागत में है। तकनीकी जो आपकी आ जाएगा इसमें, तकनीकी में वो नहीं आएगा। भंडारण और विपणन ये आपके संस्थागत में है, स्टोर करना और दूसरी जगह पहुंचाना। और जो तकनीकी है यानी कि कृषि में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बढ़िया काम किया गया, तो बढ़िया सिंचाई व्यवस्था, अच्छे किस्म के बीज, तकनीकी में खाद, तकनीकी में दिया था। लेकिन कल तो आप लोगों ने लिखा था ना जी मैम, इसमें मैम खेतों का अच्छा, क्या क्या है संस्थागत में? संस्थागत में मैम खेतों का विभाजन और विखंडन रोकना, विखंडन रोकना और लगान में कमी, लगान में कमी, सहकारी कृषि या सामुदायिक कृषि को जी बढ़ावा मैम, देना। भू धारण अधिकारों की सुरक्षा में। हाँ, और तकनीकी में क्या क्या था? मैम कृषि का आधुनिकीकरण, उन्नत किस्म के बीज और कीटनाशक, और बेहतर सिंचाई, बेहतर सिंचाई, उन्नत उपकरण। और बाकी भंडारण और वितरण में थोड़ा जी मैम। चलेगी। इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, आप लोगों के साथ मैं भी हो जाऊंगी। तो संस्थागत और तकनीकी जो सुधार किया गया, इससे कृषि के उत्पादन में, उत्पादकता में, संरक्षण में, इन सब में क्या हुआ? बढ़ोतरी हुआ। और जब इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी होगा तो बहुत सारे लोगों का पेट भरना आसान होगा। आपने देखा था हदबंदी, चकबंदी के द्वारा जो खेत थे, जो कम लोगों के पास थे, वो बहुत सारे लोगों के बीच वितरित किया गया। यानी जिनके पास खेत नहीं था उन्हें भी खेत का स्वामी बनाया गया। हदबंदी करके लोगों के पास लिमिटेड जो लैंड रखने की व्यवस्था की गई। ऐसे बहुत सारे सुधार करके जब सबके पास लैंड होगा और हर कोई उत्पादन करेगा तो निश्चित ही उसके खाने पीने की ज़रूरतें पूरा होगा। साथ ही आपने देखा, अभी इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे, जो सरकार है वो MSP जारी करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसपे वो अनाज को कलेक्ट करती है, किसानों से खरीदती है एक निर्धारित मूल्य पर, फिर उसे स्टोर करती है। उसके बाद फिर वो ऐसे वर्गों को बांटती है जो बहुत गरीब हैं, बिना किसी शुल्क के, ताकि उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो सके। तो ये जो ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीब हैं, जिनके पास खाद्यान्नों की कमी है, उनको सरकार फ्री में खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। तो कृषि उनकी गरीबी दूर करने में मदद कर रही है कि नहीं?
जिनको लैंड मिला वो तो उत्पादन करके अपना भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो ऐसे लैंड से वंचित रहे, जिनके पास लैंड नहीं है आज भी। ऐसे लोगों को भी भोजन सरकार उसी कृषि से ही उपलब्ध कराती है, पीडीएस व्यवस्था के द्वारा, बफर स्टॉक सिस्टम ला करके उनको उपलब्ध कराती है। यानी कि कहीं ना कहीं गरीबी और भुखमरी दूर करने में कृषि का बड़ा योगदान है। अगर ये जो सारे तकनीकी और संस्थागत सुधार नहीं किए जाते तो फिर ये समस्या थोड़ा और जटिल हो जाता। इसने इस व्यवस्था को थोड़ा सही किया है। नेक्स्ट रीडिंग, पूंजी निर्माण में सहयोग। पूंजी निर्माण में सहयोग। पूंजी निर्माण में सहयोग। पूंजी निर्माण मतलब समझते हैं ना, जब उत्पादन का काम होता है तब पूंजी का निर्माण होता है। और वो उत्पादन कौन कर रहा है? कृषि क्षेत्र भी कर रहा है और औद्योगिक क्षेत्र भी कर रहा है। पूंजी निर्माण दोनों करते हैं। तो कृषि क्षेत्र में से उत्पादन करके हम चाहे नकदी फसल का उत्पादन करें या खाद्यान्न फसल का या दलहनी या तिलहनी, कैसे भी फसल का उत्पादन करके जब हम उससे अधिशेष बेचते हैं तो हम क्या करते हैं? पूंजी का निर्माण करते हैं। या हम उन चीज़ों का उपयोग करके कोई नया रूप उसको दे दें तो भी हम क्या कर रहे हैं? पूंजी का निर्माण कर रहे हैं। तो पूंजी के निर्माण में मददगार है कि नहीं कृषि? है। तो पूंजी के निर्माण में सहयोग करती है कृषि। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, नहीं हेडिंग कीजिएगा, भारतीय कृषि का स्वरूप। भारतीय कृषि का स्वरूप। भारतीय कृषि का स्वरूप, इससे पहले हम लिख लीजिएगा लघु जोते। लघु जोते मतलब क्या है? छोटे छोटे खेत, सीमांत किसान जिसको कहते हैं। तो अगर खेत छोटा होगा तो आपने कल ही देखा था कि अगर खेत छोटे होते हैं तो बहुत सारी समस्या होती है। पहले समस्या की सिंचाई की समस्या होगी, कई जगह खेत रहेंगी, कई जगह आपको पानी के लिए ट्यूबवेल की, बोरिंग की व्यवस्था करनी होगी। दूसरा, कई जगह खेत रहेगा तो देखभाल करने में समस्या होती है। तीसरा, खेत अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बटे रहते हैं तो उसमें अच्छे किस्म की टेक्नोलॉजी का उपयोग आप नहीं कर सकते। छोटे खेतों में आप कंबाइन नहीं चला सकते, आप उसमें रोटावेटर या कल्टीवेटर इस टाइप के जो आधुनिक हल हैं इनका उपयोग आप हल फाल का उपयोग करने में क्या असक्षम होंगे। उनके लिए फिर रास्ते की व्यवस्था, उनके लिए फिर और बहुत सारी चीज़ों के लिए समस्या होने लगती है। तो एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ कृषि का क्या है कि खेतों का जो आकार है वो बहुत छोटे हैं, लघु जोत हैं, सीमांत किसान हैं, जिससे उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता या वो लोग उतना बढ़िया से उत्पादन नहीं कर पाते जितना अगर वो सारे खेत एक जगह होते और बड़े आकार में होते। बात समझ में आया? तो क्या ये लिखवाना पड़ेगा? सबको आ रहा है समझ में? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का आधिक्य। कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का आधिक्य। क्या इस बात से सहमत है आप लोग? कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी रहती है ना। छोटे छोटे खेत रहते हैं, बड़ा परिवार रहता है, यानी कि परिवार बड़ा है क्योंकि जो हमारे पिछड़े हुए इलाके के परिवार होते हैं, छोटी फैमिली होती है, मतलब थोड़े से पिछड़े तबके के लोग होते हैं, उनके यहाँ फैमिली क्या होती है? ज़्यादा होती है, उतने जागरूक नहीं होते हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं होते, शिक्षित नहीं होते हैं, तो क्या होती है? उनके पास जनसंख्या ज़्यादा होती है जबकि खेत कम होता है। और वो पूरे परिवार के साथ उस छोटे से खेत में काम में लगे रहते हैं सुबह से शाम तक, जबकि अगर प्रति व्यक्ति उत्पादन निकाला जाए तो वो बहुत कम होता है। और उसमें कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जिनका काम मतलब बिल्कुल भी नहीं होता, फिर भी उसी में लगे रहते हैं, यानी कि उसमें 2 लोग का काम रहेगा तो 5 लोग 6 लोग लगे रहेंगे, बाकी सब लोग क्या हैं? बेरोजगार हैं।
और साथ ही आप देखेंगे कृषि क्षेत्र में हमेशा काम नहीं रहता। आप मौसम के हिसाब से आता ना, रबी के टाइम में, खरीफ के समय, जायद के समय। तो हमारे यहाँ तो खास करके रबी और खरीफ की फसल ज़्यादा उगाई जाती है, जायद की फसल भी कम लोग उगाते हैं। तो ऐसे टाइम में जब मौसम के अकॉर्डिंग ही आपको कृषि में रोजगार मिलेगा, सिंचाई करने के लिए, जुताई करने के लिए, गुड़ाई करने के लिए, कटाई करने के लिए, दवाई करने के लिए। बाकी टाइम जो गांव के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। मौसमी बेरोजगारी भी होती है इसमें, और प्रच्छन्न बेरोजगारी भी होती है। दोनों प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। यानी कि रोजगार भले ही बड़े पैमाने पे देता है, लेकिन फिर भी कृषि में आज भी उतना रोजगार नहीं मिल पाता कि लोग हमेशा रोजगार में रहे, पूरे पूरे साल रोजगार में रहे। उन्हें थोड़े समय के लिए काम मिलेगा, जब फसल हो जाएगा तो काटने, दाने और अनाज इकट्ठा करने का काम मिलेगा, फिर फुर्सत हो जाती है। फिर जब कोई अनाज लगता है तो फिर उसमें काम लगता है। तो इसलिए क्या है, आज भी बड़े पैमाने पे लोग बेरोजगार रहते हैं। और यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, दो प्रकार की बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है बड़े पैमाने पे। नेक्स्ट है हेडिंग, भू स्वामित्व काश्तकार संघर्ष। भू स्वामित्व काश्तकार संघर्ष। भू स्वामित्व काश्तकार, अच्छा संघर्ष, काश्तकार संघर्ष। संघर्ष, भू स्वामित्व काश्तकार संघर्ष, इसका मतलब समझ रहे हैं। भू स्वामित्व और काश्तकार संघर्ष, यानी कि आज भी आपको पता है कि 20% लैंड पर हमारे यहाँ 80% जनसंख्या निर्भर है, और 80% लैंड पर केवल 20%, मतलब 80% लैंड केवल 20% लोगों के पास है, और 20% लैंड 80% लोगों के पास है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है, और बहुत सारे लोगों के पास लैंड नहीं है। तो ऐसे भी जिनके पास लैंड नहीं होगा, अब अपने गांव में देख लीजिए, कुछ लोगों के पास जो थोड़े उच्च कास्ट के लोग हैं उनके पास खेती है, लेकिन जो थोड़े निम्न कास्ट के लोग हैं उनके पास खेती नहीं है या नाम के बराबर है। तो वो लोग क्या करते हैं, बाकी जो उच्च कास्ट के लोग होते हैं जिनके पास लैंड ज़्यादा होता है, उनकी कृषि पर वो निर्भर होते हैं, उनके खेतों में काम करने के लिए निर्भर होते हैं। उनसे वो गले पर, पट्टे पर या जैसे भी बटाई पर खेत लेते हैं और उसमें कृषि करते हैं, और फिर उनको एक निर्धारित अमाउंट दे देते हैं, चाहे 50% का हो, चाहे 1/3 का हो, चाहे 1/4 का हो। तो ऐसे में जो काश्तकार है और जो भूमि का मालिक है, उन दोनों में संघर्ष भी होता है। कभी पटाई को लेकर के, कभी अधिकार को लेकर के, ऐसी चीज़ों को लेकर के संघर्ष होता है। क्योंकि जो मालिक है अगर वो पावरफुल है तो वो ज़्यादा हिस्सा मांगेगा, या वहाँ पे वो थोड़ा अपनी मनमानी करता है। तो इससे क्या होता है, संघर्ष भी बना रहता है। जहाँ लोग थोड़े जागरूक हैं, वहाँ समस्या कम है। जहाँ अभी बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है, गरीबी है, अशिक्षा है, वहाँ पे ऐसी समस्याएं विकट देखने को मिलते हैं। तो बात समझ में आया? भू स्वामित्व और काश्तकार संघर्ष समझ में आया? यानी कि जब कोई व्यक्ति दूसरे के जमीन पे वो काम करता है, तो उसके साथ जब भूस्वामी शोषण करता है, उसके साथ अन्याय करता है, तो उसी को संघर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, निर्वाह खेती। और कैसा स्वरूप है हमारी कृषि का? निर्वाह खेती। निर्वाह खेती, निर्वाह खेती का मतलब समझ रहे हैं, बता सकते हैं क्या होता है? जैसे कि मैम अपने परिवार के लिए ही उत्पादन करते हैं, वो बेचने के लिए नहीं होता है उत्पादन। हाँ, ये बात सही है। यानी कि अभी भी हमारी सोच कृषि को लेकर के बहुत अच्छी नहीं। अभी भी हमें लगता है कि खेती से बस पेट भर सकता है, बाकी हम उससे कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अधिक नहीं कर सकते। जो खेती में लगा है वो घूम फिर के फिर खेती से जो आएगा फिर वापस वो खेत में ही लगेगा, उससे कोई अतिरिक्त हमें प्रॉफिट या फायदा नहीं होने वाला। ऐसी हमारी क्या है, मानसिकता। हमें लगता है उससे सिर्फ हमारा भरण पोषण हो सकता है, खर्चा चल सकता है, जीवन कट सकता है, लेकिन हम जीवन में कुछ बहुत अच्छा नहीं कर सकते। ऐसी हमारी सोच है। तो हम अभी भी कृषि को क्या निर्वाह का माध्यम ही मानते हैं, मात्र उसको भरण पोषण का माध्यम ही मानते हैं। उसमें कुछ अलग करने का हमारी सोच आज भी नहीं है। जैसे चाइना वगैरह में देखिए, इसराइल वगैरह में देखिए, वहाँ पे बहुत कम लैंड में बहुत
ज़्यादा उत्पादन करते हैं, बढ़िया उत्पादन करते हैं, अच्छा मुनाफा कमाते हैं और विदेशों को निर्यात भी करते हैं, क्योंकि वो अच्छे किस्म की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। उनकी सोच नहीं है, वो टेक्निकल हैं, वो उसमें कुछ नया नया इनोवेशन करते हैं, तो वो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकालते हैं। वो एक तरह बिजनेस की तरह काम करते हैं कृषि के साथ। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी हमारा जो दृष्टिकोण है, जो सोच है, वो कृषि को लेकर के कहीं ना कहीं बस निर्वाह का है। हम उसमें कुछ टेक्निकल नहीं करना चाहते, कुछ आधुनिक नहीं। जैसे देखिए बड़े पैमाने पे लड़के बेरोजगार हैं हमारे यहाँ, जिनके पास लैंड है वो भी बेरोजगार है, जिनके पास लैंड नहीं है वो भी बेरोजगार है। वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जाके इलाहाबाद में, दिल्ली में वो 15 साल 20 साल वहाँ अपना लगा देते हैं और अच्छा खासा पैसा और अपना समय और दिमाग सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हर किसी को तो यूपीएससी का जॉब नहीं मिलता और फिर घूम फिर के वो घर आते हैं। लेकिन उनकी सोच ऐसी नहीं है कि हमारे पास तो खेती है, हम उसमें चाहें तो फलों की खेती कर सकते हैं, फूलों की खेती कर सकते हैं, हम कोई नकदी फसल उत्पादन कर सकते हैं, हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, हम अच्छे अच्छे किस्म के बीज ला सकते हैं, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम 1-2 लोगों को और रोजगार दे सकते हैं अपने खेत से और उससे हम उत्पादन कर सकते हैं। शुरू के 1-2 साल हम मेहनत कर दें तो 2-3 सालों के बाद हमें अच्छा प्रॉफिट उससे मिलने लगेगा। हम 15 साल 20 साल तैयारी में लगाना पसंद करते हैं, लेकिन हम खेती में 5 साल मेहनत करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारी सोच वैसी नहीं है। अगर हमारी सोच मतलब इस तरह का सोच होता तो निश्चित ही बहुत सारी जो युवा हैं वो खेती में कुछ नया नया इन्वेंशन कर रहे होते और बहुत सारे लोगों को खेती में जॉब दे रहे होते और अच्छा खासा इनकम प्राप्त कर रहे होते। लेकिन हमारे जैसे आपके यहाँ डेयरी उत्पादन में भी सरकार छूट देती है, मत्स्य पालन के लिए भी पैसे देती है, कुक्कुट पालन के लिए भी सहयोग देती है, यहाँ तक कि पिग पालन के लिए और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमारे यहाँ लोग वो सब खेती में नहीं आती। मधुमक्खी पालन के लिए भी सरकार सपोर्ट कर रही है, उसको भी खेती में घोषित कर दिया है। तो ये जो बहुत तरह की आपकी कृषि है, फ्लोरिकल्चर, मेरीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, सब कल्चर ही तो हैं, लेकिन हमारा इसमें ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमारी सोच वही है कि ये यहाँ से तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ से तो बस पेट भर सकता है, जितना उत्पादन करेंगे फिर उसी में लगाना है, फायदा कुछ भी नहीं है, जीवन उसी में खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी जो सोच है ना कि कृषि केवल हमारा निर्वाह कर सकती है, ये भी हमारी कृषि का क्या है, स्वरूप है। आज भी युवा कृषि में इंटरेस्ट लेते नहीं लेते, कहीं इक्का दुक्का अपवादिक होंगे, नहीं तो हर कोई वहाँ से भागना चाहता है। भले ही 10,000 20,000 का ही जॉब मिले, महीने 10-20 हज़ार ही दे, लेकिन वो जॉब करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि वो कृषि में काम करके लाखों कमा सकते हैं अगर वो 1-2 साल थोड़ा सा धैर्य से मेहनत करें तो। नेक्स्ट हेडिंग है आपका वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता। हमारे यहाँ कृषि का स्वरूप वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता। आज ही आप देखेंगे हमारे यहाँ जो किसानों का निर्भरता है वो मानसून पर बहुत ज़्यादा है। जिस साल मानसून अच्छा होता है उस साल उत्पादन अच्छा होता है, जिस साल मानसून अच्छा नहीं होता उस साल उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट मतलब अभी मैंने आपको बताया 80% जो जनसंख्या है, उसके बाद 20% जो लैंड है वो उसकी सिंचाई नहीं कर पाते। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अगर बारिश ना हो तो जो भी 4 बार 6 बार 10 बार सिंचाई करनी पड़ती है फसल की, वो करके उसको उत्पादित कर लें। तो 1-2 बार सिंचाई करने के बाद अगर बारिश नहीं हुआ तो उसे छोड़ देते हैं, वो ऐसे ही जानवरों को खिला देंगे, यूँ ही वो पड़ा रहेगा, लेकिन उसे वो सिंचाई करके उत्पादित नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना हम उसमें लागत लगाएंगे उतने का भी हमें अनाज नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटी खेतें हैं और मेहनत ज़्यादा है। तो इसलिए वर्षा पर हमारी निर्भरता आज भी बहुत ज़्यादा है। भले इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई, चीज़ें आ गई हों, लेकिन फिर भी आज भी हमारी वर्षा पर निर्भरता बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारी कृषि प्रभावित हो जाती है। अगर बारिश अच्छा नहीं हुआ तो उत्पादन कम हो जाता है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट हेडिंग पिछड़ी तकनीक। और क्या स्वरूप है हमारी कृषि का? पिछड़ी तकनीक। अभी हम लोगों ने कल भी बात किया था इस पे कि आज भी हर किसान के पास ये सुविधा नहीं है कि वो आधुनिक तरीके से सिंचाई कर ले, आधुनिक तरीके के थ्रेशर का उपयोग, कंबाइन का उपयोग या के रोटावेटर, कल्टीवेटर, जो भी चीज़ें हैं, हर किसी के पास इतनी सुविधा नहीं है कि आधुनिक संयंत्रों का उपयोग करके सिंचाई, बुआई, दवाई, कटाई सारा काम कर ले। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत सारा समय लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मजदूरी लगती है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, जिससे खर्चा
उसमें फायदा नहीं मिलता। तो आज भी हमारी जो कृषि है वो चाइना, इसराइल जैसे किसानों की तरह आधुनिक नहीं है, उसमें कुछ नया हम टेक्निकल नहीं कर रहे हैं, आधुनिक संयंत्रों का उपयोग कम कर रहे हैं बाकी देशों की अपेक्षा जितना बाकी देश में करते। जब अच्छी जुताई होती है, मिट्टी भुरभुरी होती है, तो फसल के बढ़ने के लिए, डेवलप करने के लिए और अच्छा फसल देने के लिए बढ़िया योगदान देता है। लेकिन जब अच्छे से जुताई नहीं होती, उसकी सिंचाई नहीं होती, उसमें बढ़िया तरीके से खाद और कीटनाशक का उपयोग नहीं होता, अच्छे किस्म के बीज का उपयोग नहीं होता, तो उत्पादन या प्रति हेक्टेयर उत्पादकता उसकी कम हो जाती है। तो ये भी हमारे यहाँ समस्या है कि हमारी टेक्निक जो है वो अभी पिछड़ी हुई है, वही पुराने तौर तरीके हमारे यहाँ कृषि में आज भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक कृषि आदतों का अभाव। आधुनिक कृषि आदतों का अभाव। आधुनिक कृषि आदतों का अभाव। आदत मतलब होता है संयंत्र, मतलब संयंत्र मतलब कि जो आप निवेश करते हैं, जो कृषि में लगाते हैं, उसी को आगत कहते हैं। जैसे उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के कीटनाशक, उन्नत किस्म के उर्वरक, उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी, उन्नत किस्म की सिंचाई व्यवस्था। तो जो भी आप कृषि में इन्वेस्ट करते हैं उसी को कहते हैं आगत। तो आज भी हमारे जो आगतें हैं वो क्या है, पुराने तौर तरीके की हैं। आज भी आप देखिए आपके यहाँ यूरिया, पोटास, फास्फोरस हर किसान अपने खेत में नहीं डाल पाता है। वही डाल पाते हैं जिनके पास थोड़ा पैसा है, या अगर बहुत करेंगे तो लोग यूरिया डाल देंगे, लेकिन फास्फोरस और पोटास फिर भी रह जाता है। ऐसे ही बीज हर किसान हर साल खरीद करके बीज नया नहीं लगा पाता। बहुत सारे किसान हैं अभी भी पुराने बीज को भी वापस फिर से कृषि में लगा देते हैं, और बहुत सारे अभी भी किसान ऐसे हैं कि उनकी फसल अगर कीट लग जाए, नष्ट कर दे, तो उनके पास पैसे नहीं होते कि वो समय समय पे दवाइयों का उस पर छिड़काव करके उसको बचा सके। तो अभी भी हमारे पास ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं हमारी कृषि के साथ, जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल उत्पादन है और जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो क्या है, कम है। बस समझ में आया। नेक्स्ट, खेतों में अपखंडन और उपविभाजन की समस्या। खेतों में अपखंडन और उपविभाजन की समस्या। ये तो आप लोगों ने कल पढ़ा ही था कि जो खेत हैं वो बिखरे हुए भी हैं और साथ ही छोटे छोटे टुकड़ों में हैं। और एक बड़ी समस्या है कहीं ना कहीं कृषि के पीछे होने का, या उत्पादन के कम होने का, या उत्पादकता के कम होने का, कि हमारे यहाँ जो कृषि है वो क्या है, विभाजित है छोटे छोटे टुकड़ों में, और वो दूर दूर बिखरे हुए हैं। अपखंडन और उपविभाजन की समस्या है। और लास्ट है कृषि उत्पादन में क्षेत्रीय विषमता। कृषि उत्पादन में क्षेत्रीय विषमता। कृषि उत्पादन में क्षेत्रीय विषमता। कृषि उत्पादन में क्षेत्रीय विषमता है कि नहीं? आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा में प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत बढ़िया होता है, यूपी बिहार में उससे कम होता है, और राज्यों में जाएंगे तो वहाँ पे और कम होता है। तो हमारे यहाँ कृषि के उत्पादन में भी क्या है, बहुत ज़्यादा क्षेत्रीय विषमता देखने को मिलता है, क्योंकि हर जगह का जलवायु जैसे नहीं है, हर जगह की मिट्टी की गुणवत्ता एक जैसे नहीं है, हर जगह पानी की उपलब्धता एक जैसे नहीं है। आप देखते हैं जब भी पानी कम बरसता है तो आपने नाम सुना होगा महाराष्ट्र का विदर्भ वगैरह का क्षेत्र, वहाँ सूखा बहुत जल्दी पड़ जाता है, वहाँ पानी का लेवल बहुत जल्दी नीचे चला जाता है, जिससे सिंचाई की कमी हो जाती है और वहाँ किसान बर्बाद हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा किसान वहाँ आत्महत्या करते हैं जब भी मानसून का समस्या होता है। आप बिहार में वहाँ देखेंगे, पंजाब में वहाँ पंच नदियों का पूरा बहाव क्षेत्र है, वहाँ पे मिट्टी भी बहुत बढ़िया है क्योंकि नदियों के द्वारा हर साल नई मिट्टी लाई जाती है। साथ ही वहाँ वाटर लेवल भी मेंटेन रहता है क्योंकि नदियाँ कई सारी हैं। आप देखेंगे गंगा यमुना का जो द्वार है, यहाँ भी पानी की उपलब्धता
उपलब्धता की समस्या नहीं है और मिट्टी अपेक्षाकृत तो ठीक है, लेकिन और बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, जैसे अपने यूपी में बुंदेलखंड साइड चले जाइए या मथुरा आगरा साइड चले जाइए, वहाँ सब मिट्टी उतनी अच्छी नहीं और पानी की उपलब्धता भी बहुत कम है। तो हमारे यहाँ क्षेत्रीय विषमता बहुत ज़्यादा है कृषि उत्पादन में। जैसे राजस्थान में देख लीजिए, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और मिट्टी भी अनफर्टाइल है। इस तरह से क्षेत्रीय विषमता भी आपकी कृषि की एक विशेषता है। हर जगह हमारे यहाँ कृषि की मिट्टी, पानी और मिट्टी की उर्वर जो क्षमता है एक समान नहीं है। अभी कीजिएगा भारतीय कृषि क्षेत्र की समस्याएं। ये तो आपने देखा स्वरूप की रूप कैसा है। भारतीय कृषि क्षेत्र की समस्याएं। पहला हेडिंग परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण का मतलब है पुरानी सोच कृषि को लेकर। उसमें हम नकदी फसल उत्पादन पे ध्यान नहीं देते, उसमें हम सहकारी कृषि, सामुदायिक कृषि जैसा काम नहीं करते, या उसमें हम कोई नया इन्वेंशन या नया कुछ नहीं करना चाहते जैसा कि अन्य कंट्रीज में लोग किया करते हैं। तो हमारी जो सोच है वो कैसी है, अभी भी वही परंपरागत है कि रबी के टाइम में गेहूँ मटर बो देना है और खरीफ के टाइम में धान बो देना है, मक्का बो देना है। लेकिन हम उसके सीजन में कुछ और नया नहीं बोते जो महंगा बिकता हो, जिसकी डिमांड हो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। हम ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, जबकि ऐसे बहुत सारे फसल हैं जो ऐसे टाइम में लगाए जा सकते हैं। तो हमारा सोच कैसा है, समस्या क्या है हमारे कृषि की, यहाँ के लोगों की जो सोच है वो कैसी है, परंपरागत है, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। दूसरा, वित्त का अभाव। यानी पैसे की कमी। जैसे मान लीजिए आप लोग युवा वर्ग हैं और आप चाहते हैं कि आप फलों की खेती करें या फूलों की खेती करें या सब्जियों की खेती करें। उसके लिए भी आपको क्या पैसे चाहिए, उस खेत को उस लायक बनाने के लिए, उस खेत में वो पौधे लगाने के लिए, फिर उनकी देखभाल करने के लिए। क्योंकि जब तक वो तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक आपको उसमें इन्वेस्ट ही करना है। जब फसल तैयार हो जाएगी तब उसको बेच करके आप पैसा प्राप्त करेंगे, लेकिन तब तक जितना प्रोसेस है, सिंचाई, बुआई, जुताई, गुड़ाई, पेड़ पौधे लगाने, कीटनाशक और उर्वरक और जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब में क्या लगता है, पैसा लगता है। और ये पैसे की समस्या लगभग हर गरीब तबके के बच्चे हों या यंग लोग हों या मतलब वृद्ध लोग हों, कोई भी हो, उनको समस्या होता है। यानी कि कृषि के लिए वित्त आसानी से नहीं मिलता है। अगर ये वित्त की व्यवस्था आसानी से हो जाए तो बहुत सारे लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वित्त की समस्या होती है कि वो कोई नया काम नहीं कर पाते हैं, ये भी दिक्कत है। नेक्स्ट हेडिंग, छोटी एवं बिखरी हुई जोतें। एवं बिखरी हुई जोतें, यानी जैसे आप बड़े पैमाने पे फसल का उत्पादन करना चाह रहे हैं, आप कृषि में सब्जी बोना चाह रहे हैं या आप फल का खेती करना चाह रहे हैं, आप फूल की खेती करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास लैंड बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, और वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में कई जगह बटा हुआ है। तो आप कई जगह फल फूल सब्जियां कैसे लगाएंगे, उसकी सिंचाई कैसे करेंगे, उसका देखभाल कैसे करेंगे, क्योंकि इन सबको जानवरों से बचाना होता है, सिंचाई करना होता है, समय समय पर इनका देखभाल करना होता है। तो आप कैसे करेंगे अगर वो कई जगह छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं? तो ये भी हमारे यहाँ कृषि के क्या है, समस्या है कि अगर कोई काम करना चाहें आप तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि खेत क्या है, वो बिखरे हुए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और अलग अलग जगह हैं। नेक्स्ट हेडिंग, सिंचाई के
अस्थायी स्रोत का अभाव। सिंचाई के अस्थायी स्रोत का अभाव। यानी सिंचाई का आज भी बहुत अस्थायी स्रोत हमारे पास नहीं होता। कहीं कोई तालाब से सिंचाई कर रहा है, तो कहीं कोई नहर से कर रहा है, तो कहीं कोई ट्यूबवेल से कर रहा है, कोई पंपिंग सेट से कर रहा है, और कोई जगह तो ऐसा होता है जो केवल वर्षा पर ही निर्भर होता है। अगर वर्षा हुआ तो वहाँ उत्पादन होगा, अगर वर्षा नहीं हुआ तो उत्पादन नहीं होगा। तो कोई अस्थायी स्रोत नहीं है हमारा कि हाँ हमें अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो ये स्रोत हमारा पर्याप्त है सिंचाई करने के लिए, और हम इसको फसल को उत्पादन कर ले जाएंगे। तो हमारे यहाँ आज भी अस्थायी सिंचाई सुविधा का अभाव है। नेक्स्ट है आपका निम्न कृषि यंत्रीकरण। निम्न कृषि यंत्रीकरण। निम्न कृषि यंत्रीकरण। देखिए ये स्वरूप भी है और समस्या भी है। समस्या क्यों है? क्योंकि ऐसा स्वरूप है, तो ये स्वरूप में भी आएगा और आपके समस्या में आएगा। तो जो समस्या है वो लगभग आपके स्वरूपों में भी देखने को मिलेगा। तो ये भी एक समस्या है कि हमारे यहाँ अभी भी यंत्रों का उपयोग बहुत कम किया जाता है, आधुनिक संयंत्रों का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। ये भी हमारी कृषि की समस्या है। नेक्स्ट है आपका अच्छी एवं व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव। अच्छी एवं व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव। अच्छी एवं व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव। विपणन समझ रहे हैं ना? जैसे किसान ने उत्पादन किया तो वहाँ से जो उत्पादन हुआ, अतिरिक्त जो अधिशेष उत्पादन हुआ, वहाँ से वो मार्केट में जाना चाहिए, मंडी में जाना चाहिए, मंडी से उसको खरीदा जाना चाहिए, वहाँ से इसको स्टोर किया जाना चाहिए। स्टोर करके या तो उसको निर्यात कीजिए या देश के अन्य क्षेत्रों में जहाँ आपको बांटना है वहाँ पे उसको लेके जाइए या बेचिए। या आपके यहाँ देखिए कहीं चावल ज़्यादा होता है, कहीं गेहूँ ज़्यादा होता है, कहीं फल ज़्यादा होता है, कहीं सब्जियाँ ज़्यादा होती है। तो देश के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता है। तो किसानों से अनाज ले करके स्टोर करने तक, स्टोर करने से वापस उसका वितरण, बेचना, निर्यात करने तक, ये काम जो होता है उसी को क्या कहते हैं? विपणन। अगर ये व्यवस्था अच्छे से ना हो तो किसान कितना भी उत्पादन कर ले, अगर सही मूल्य पर उससे खरीद करके उसको स्टोर करके फिर उसको बेच करके प्रॉफिट ना कमाया जाए या ऐसे लोग जिन्हें ज़रूरत है उन तक ना पहुंचाया जाए तो फिर उस उत्पादन का कोई फायदा है नहीं है। फिर उसका कीमत किसानों को अच्छा नहीं मिलेगा, वो मोटिवेट नहीं होंगे और अगले साल उत्पादन नहीं करेंगे। और अगर आप उनसे ले भी लेते हैं, पैसा लगा रहे हैं, आप निवेश कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप उसका सही से भंडारण नहीं कर पा रहे हैं और सड़ जा रहा है तो भी नुकसान है। अगर आप उसको भंडारण तो कर रहे हैं लेकिन उसे बेच नहीं पा रहे हैं, प्रॉफिट नहीं कमा रहे, तभी समस्या है। फिर अगले साल का अनाज आप कहाँ स्टोर करेंगे? तो विपणन बढ़िया होना चाहिए। अगर अच्छा होगा तभी किसान से लेकर के सरकार तक को इसका फायदा होगा। अगर विपणन अच्छा नहीं है तो सबको नुकसान होगा और मेहनत और पैसा को अलग से करवाना होगा। तो विपणन प्रणाली की समस्या आपके यहाँ है कि नहीं है ना? आज भी आप देखेंगे हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है वो समय से मंडी नहीं पहुँच पाता या मंडी से सही तरीके से स्टोर नहीं हो पाता, या स्टोर तो हो जाता लेकिन वो सही तरीके से बिक नहीं पाता है और बड़े पैमाने पे खाद्यान्न हर साल लाखों टन खाद्यान्न हमारे सड़ जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, कृषि भूमि की शक्ति का ह्रास। ये भी समस्या है आपकी कृषि का।
आप जान रहे हैं हमारी जो कृषि है उसमें हर साल उत्पादन तो लोग करते रहते हैं, यानी कि बीज तो लगाते रहते हैं, लेकिन उस मिट्टी की जांच नहीं करते कि उसमें कौन से पोषक तत्वों की मात्रा है और कौन से पोषक तत्वों की मात्रा नहीं है, किसकी मिट्टी की ज़रूरत है और किसकी ज़रूरत नहीं है। वो बस हर साल उसमें बीज लगाएंगे और फसल की कटाई करेंगे, और जो मन में आएगा कभी सिर्फ यूरिया डाल देंगे तो कभी केवल सिर्फ गोबर का खाद से ही काम चला लेंगे। ये नहीं देखेंगे कि उसमें पोटास भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए और भी चीज़ों की आवश्यकता है। जब इस चीज़ का जाँच हो, मिट्टी की गुणवत्ता, जैसे आप बीमार हैं, अगर आपका ब्लड टेस्ट ना हो, जो भी टेस्ट होता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में कौन सी चीज़ की कमी है। बस डॉक्टर ऐसे दवा देता रहे, कुछ समय के बाद फिर वो दवा काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर उन चीज़ों की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है जिसकी आपके शरीर को ज़रूरत है, और फिर आप क्या हो जाएंगे, गंभीर रूप से बीमार हो जाएंगे। ऐसे हमारे यहाँ की मिट्टी है, किसान जागरूक नहीं है, उन्हें नहीं पता कि मिट्टी की जाँच करवानी चाहिए, देखना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। अगर कोई चीज़ की अधिकता है तो उसको ना डालें, जिसकी कमी हो उसको डालें। तो यहाँ जांच नहीं होगा, अगर ज़्यादा है तो वही डालते जाएंगे, ज़्यादा होता जाएगा, अगर कमी है नहीं डालेंगे तो कमी होता जाएगा। तो मिट्टी की गुणवत्ता में क्या हो रहा है, अब घट रहा है। अगर इसकी गुणवत्ता को ध्यान नहीं दिया गया तो फिर यही ऊसर बंजर जैसी स्थिति में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके यहाँ की मिट्टी की जो क्वालिटी है वो भी अब उतनी अच्छी नहीं लगी। नेक्स्ट है अपर्याप्त भंडारण एवं परिवहन की असुविधा। अपर्याप्त भंडारण एवं परिवहन नहीं है। लाखों टन अभी मैंने कहा अनाज हर साल छाड़ते हैं। कभी कभी तो ऐसे भी आंकड़े आते हैं कि जितने में यूरोप की पूरी कंट्री एक साल भोजन करती है उतना हर साल अनाज इंडिया में सड़ जाता है। सोचिए अगर हम इतना निर्यात कर ले जाए तो हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा। और वो क्यों? क्योंकि हमारे पास अच्छी भंडारण की व्यवस्था नहीं है। वही पुराने गोडाउन्स हैं जहाँ पे पानी की सीलन, पानी का आ जाना और ये सारी चीज़ें बरकरार है, जिससे अनाज वहाँ पे सड़ते रहते हैं और सरकार को इसका कोई खोज खबर नहीं रहता। साथ ही परिवहन की बहुत ज़्यादा असुविधा आप देखेंगे हमारे यहाँ। परिवहन किसानों के पास कहाँ सुविधा होती है कि अपने अनाज को मंडी तक ले जा सके, इसलिए वो क्या करते हैं, वहीं बेच देते हैं। यानी कि परिवहन का अभाव है, जिससे खाद्यान्न मंडी तक नहीं पहुँच पाता। जो मंडी तक पहुँच भी जाता है उसको सरकार ले तो लेती है, लेकिन भंडारण सही से नहीं कर पाती, जिससे बहुत ज़्यादा अनाज सड़ जाते हैं। तो अभी भी हमारी कृषि की ये भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है कि आज भी हमारे यहाँ परिवहन और भंडारण बहुत अच्छा नहीं है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अब हेडिंग कीजिएगा, भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार। भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार। भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार, पहला हेडिंग संस्थागत सुधार, तो वो तो आप लोग पढ़ चुके हैं, याद है। पहला संस्थागत सुधार, दूसरा तकनीकी सुधार, ये भी पढ़ चुके हैं। तीसरा सामान्य सुधार। सामान्य लिखी है, हाँ सामान्य लिखिए, सामान्य सुधार। संस्थागत और तकनीकी अब तो मुझे लगता है पढ़ाने की जरूरत है नहीं, कल आप लोग समझ गए थे। सामान्य सुधार में हेडिंग कीजिएगा, सिंचाई सुविधा का विस्तार। सिंचाई सुविधा का विस्तार। देखिए अभी भी आप यहाँ आप सभी को पता है कि सिंचाई सुविधा का बहुत अच्छा विस्तार नहीं है। नहरें तो निकालने की व्यवस्था सरकार ने कर दी, लेकिन वो नहरें अभी भी नदियों से कनेक्टेड नहीं है, या वो अभी भी उतने अच्छे नहीं कि उसमें पानी छोड़ा जा सके। वो जगह जगह टूटे हुए हैं, उसमें जंगल झाड़ियाँ निकल गई हैं, और कहीं वो खुदाई हुई है नहरों की और कहीं अभी भी नहर ऐसे अधूरे पड़े हुए हैं। तो लघु मध्यम
और जो निम्न सिंचाई व्यवस्था है इसका और भी ज़्यादा विस्तार होना चाहिए ताकि सिंचाई की सुविधा हर किसान को उपलब्ध हो और उत्पादन बढ़े। नेक्स्ट रीडिंग कीजिएगा। साख उपलब्ध कराना, साख उपलब्ध कराना, साख उपलब्ध कराना का मतलब पैसा उपलब्ध कराना, यानी कि सरकार को ऐसे व्यवस्थाएं करनी चाहिए, ऐसे संस्था बनानी चाहिए जहां से लोगों को आसानी से पैसा ऋण के रूप में मिल सके ताकि वो उस पैसे का उपयोग करके उत्पादन को अपने बढ़ा सके। तो एक और क्या काम कर सकती है सरकार, साख की उपलब्धता सुनिश्चित करके, यानी कि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करके भी कृषि में उत्पादकता बढ़ा सकती है। नेक्स्ट रीडिंग। नियमित एवं एकीकृत बाजार व्यवस्था, नियमित एवं एकीकृत बाजार व्यवस्था, नियमित एवं एकीकृत बाजार व्यवस्था या बेहतर विपणन व्यवस्था। इसे नोट कीजिएगा। किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं मध्यस्थों के शोषण से बचाने के लिए एवं मध्यस्थों के शोषण से बचाने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार, बचाने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार जिसे कहा जाता है एकीकृत कृषि बाजार जिसे कहा जाता है ई-नाम। ब्रैकेट बंद। एकीकृत कृषि बाजार के आगे ई-नाम ब्रैकेट में ब्रैकेट बंद की शुरुआत की गई है, की शुरुआत की गई है। इससे किसानों को उनकी फसल का, इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा एवं किसान देश के किसी भी बाजार में एवं किसान देश के किसी भी बाजार में किसी कृषि उत्पाद के मूल्य के बारे में, किसी भी बाजार में किसी कृषि उत्पाद के मूल्य के बारे में जान सकेंगे। यानी कि इसके द्वारा वो जान सकते हैं कि भारत के किस बाजार में किस कृषि उत्पाद का मूल्य कितना है और वो वहाँ ले जा करके बेच करके उससे मुनाफा कमा सकते हैं। ये है आपका ई-नाम। नेक्स्ट हेडिंग, कीमत समर्थन नीति। कीमत समर्थन नीति, सामान्य सुधार में कीमत समर्थन नीति। इसका मतलब समझ रहे हैं, यानी कि किसानों को आश्वासन देने के लिए कि उनकी फसल चाहे जितना उत्पादित हो उनके लागत से थोड़ा और ज़्यादा सरकार के द्वारा अनुमान लगा करके दिया जाएगा। यानी कि अगर उनके अनाज को कोई नहीं खरीदता, उनके उत्पाद को कोई नहीं खरीदता तो गवर्नमेंट खरीदेगी, उनके लागत से थोड़ा ज़्यादा का अनुमान लगा करके जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार जारी करेगी उस पर वो खरीदेगी किसानों के उत्पाद को, ताकि किसान हतोत्साहित ना हो कि उनका उत्पाद कौन खरीदेगा या उन्हें नुकसान होगा। बात समझ में आया?
इसी को कहा जाता है कीमत समर्थन मूल्य, यानी कि जितना उचित होगा उतना मूल्य लगा करके सरकार खुद आपके अनाज को खरीदेगी, चाहे वो जितना भी होगा। नेक्स्ट, आपने सिंचाई सुविधाओं का विस्तार लिखा है ना, इसी में एक लाइन लिखिएगा, भारत में सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण, उसी के नीचे भारत में सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, बड़ी सिंचाई परियोजना, बड़ी सिंचाई परियोजना डैश 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि। बड़ी सिंचाई परियोजना के सामने 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि। मध्यम सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक कृषि भूमि। 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक कृषि भूमि। 10,000 हेक्टेयर तक कृषि भूमि। और तीसरा, छोटी सिंचाई परियोजना 2,000 हेक्टेयर तक कृषि भूमि। 2,000 हेक्टेयर तक कृषि भूमि। आपके यहाँ जो कम हेक्टेयर वाली भूमि है वो ज़्यादा है या ज़्यादा हेक्टेयर वाली है? कम हेक्टेयर वाली है ना, यानी कि ज़्यादा सिंचाई लघु और मध्यम सिंचाई परियोजना से होता है, क्योंकि जो कम छोटी जोतें हैं वो ज़्यादा है और बड़ी जोतें कम है। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ सिंचाई कौन सी परियोजना से होगा? लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना से होगा, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग, अच्छा, आपके यहाँ उर्वरक जो है इसके उपयोग का क्या अनुपात होना चाहिए? संभवतः कौन सा अनुपात हो उर्वरकों के यूज का मिट्टी में, जैसे यूरिया, फास्फोरस, पोटास, इसका किस अनुपात में यूज आपके यहाँ की मिट्टी के लिए ज़्यादा अच्छा है मान्य है? ये क्वेश्चन आया है बहुत पहले। अनुपात क्या होना चाहिए इनके यूज का आपके यहाँ की मिट्टी में? लगभग, मतलब मोटा मोटा एवरेज, ये नहीं कि एग्जैक्टली, लेकिन एवरेज पता है मनीष? अंदाजिया। चलिए, कैसी बारी? यूरिया में शायद 36 ऐसे समथिंग, 36 फिर 18 फिर ऐसे करके 4:2:1, यानी कि यूरिया का अनुपात 4 हो तो फास्फोरस का अनुपात 2 हो और पोटास का 1। 4:2:1 के अनुपात में आपके यहाँ एवरेज पढ़ना चाहिए खाद, लेकिन हमारे यहाँ यूरिया 8 रहेगा तो फास्फोरस 2 और पोटास 1 या नहीं। इतना ज़्यादा अंतर, 2 गुना से भी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है, यानी कि यूरिया का हम उपयोग ज़्यादा करते हैं और फास्फोरस और पोटास का उपयोग कम करते हैं। तो ये अनुपात कभी कभी पूछा गया एग्जामों में, खास करके छोटे एग्जामों में, पहले जुलाई में। क्या बोलोगे? अच्छा, आप बताएं, जो उर्वरक है इसके उपयोग में कमी लाना और ऐसे कौन सी चीज़ों को सरकार प्रोत्साहन दे रही है जिससे कि उत्पादन बढ़े और मिट्टी की गुणवत्ता बढ़े? ऑर्गेनिक कृषि, जिसको जैविक कृषि कहते हैं। और क्या कह रही, और किस चीज़ को मोटिवेट करी सरकार? ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक कीटनाशक, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। हाँ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की, मिट्टी की स्वास्थ्य को ध्यान में रखी
मिट्टी की गुणवत्ता को, उत्पादकता को ध्यान में रखिए, मिट्टी की जांच के लिए भेजिए, पता चले इसमें क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की अधिकता है, फिर उस आधार पर उसमें चीज़ों का आप उपयोग करिए ताकि वो उत्पादन वो अच्छा दे। और नीम कोटेड यूरिया का उपयोग भी, नीम कोटेड यूरिया 100% नीम कोटेड यूरिया की बात कर रही है ना सरकार कि यूरिया के ऊपर क्या होना चाहिए, नीम का घोल लगा होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैम क्या था पहले मिला लेते पहले मैम उससे और भी गतिविधियाँ चलाते थे ना, इसलिए नीम कोटेड। अगर नीम कोटेड यूरिया नहीं रहता ना तो बहुत जल्दी हवा से क्रिया करके हवा में उड़ जाता है, वो मिट्टी को नहीं मिलता। लेकिन अगर नीम कोटेड यूरिया रहता है तो वो उसको क्रिया नहीं करने देता और वो ज़्यादातर कहाँ जाता है, पौधों को आज़ाद करने में मदद मिलता, उसका अमोनियाकरण नहीं हो पाता, वो हवा में नहीं जा पाता, वो फिर मिट्टी के जड़ों में जा करके पौधों को प्राप्त होता है, तेजी से वो गलता नहीं है और उसका ऑक्सीकरण भी नहीं होता है। इसीलिए नीम का उपयोग किया जाता है। साथ ही नीम आप सभी लोग जानते हैं कि अच्छा होता है, एंटीबायोटिक होता है, तो कीट वगैरह के लिए हानिकारक होता है लेकिन हमारी मिट्टी के लिए वो अच्छा होता है। तो सरकार अभी कोशिश करे कि 100% नीम निर्मित यूरिया ही मार्केट में आए। साथ ही सरकार मोटिवेट कर रही है जैविक कृषि के लिए लोगों को। जैविक कृषि का मतलब होता है जब आप रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक कीटनाशकों का, रासायनिक किसी भी तरह का उपयोग ना करें खेती में, बल्कि परंपरागत खाद जैसे गोबर का खाद, केचुए का खाद, हरे पत्ते वाला खाद, इस तरह के खाद का उपयोग करें, इस तरह के कीटनाशकों का उपयोग करें जो पर्यावरण के लिए, मिट्टी के लिए, जल के लिए, मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणुओं के लिए हानिकारक ना हो और साथ ही उसका सेवन करने वाले मनुष्यों के लिए भी हानिकारक ना हो। ऐसी कृषि को क्या कहते हैं, जैविक कृषि कहते हैं, जिसमें रासायनिक खादों का और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। और इस तरह की चीज़ों को सरकार क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है, क्योंकि हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे मिट्टी, जल और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी और भारत का एकमात्र राज्य जो जैविक राज्य घोषित हुआ है। मैम पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, सही है। ऑप्शन मैम इसका नाम ऑप्शन ले लीजिए, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, सिक्किम। सिक्किम है, एकमात्र सिक्किम है जो जैविक स्टेट घोषित हो गया है, जबकि ये हर स्टेट में होना चाहिए। लेकिन अभी ये काम केवल और केवल सिक्किम ने किया। अगर कभी आप सिक्किम में जाएंगे और वहाँ का भोजन करेंगे तो आपके वहाँ के भोजन में कुछ अलग टेस्ट आएगा, मिठास आएगा, क्योंकि वो जैविक पद्धति के द्वारा वो उत्पादित हो रहे हैं। और हमारे यहाँ के भोजन से खाद का टेस्ट आता है, उसमें कोई मिठास नहीं रहता। नेक्स्ट हेडिंग कीजिए। हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन। इसे नोट कीजिएगा। उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों, उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों, उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा कृषि उत्पादकता में होने वाली वृद्धि, के प्रयोग द्वारा कृषि उत्पादकता में होने वाली वृद्धि के संदर्भ में, होने वाली वृद्धि के संदर्भ में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, के संदर्भ में हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग 1968 में अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गैड, सर्वप्रथम 1968 में अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गैड के द्वारा किया गया। डॉक्टर विलियम गैड, लिख दूं, विलियम गैड, डॉक्टर विलियम गैड द्वारा किया गया। आगे
भारत में हरित क्रांति का श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक। भारत में हरित क्रांति का श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया जाता है। सम्मानित अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया जाता है। नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति के क्षेत्र में हरित क्रांति के क्षेत्र में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का योगदान भी। भारत में हरित क्रांति के क्षेत्र में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का योगदान भी अति महत्वपूर्ण रहा है। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति से अभिप्राय। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति से अभिप्राय कृषि उत्पादन में हुई उस तीव्र वृद्धि से है। कृषि उत्पादन में हुई उस तीव्र वृद्धि से है। उत्पादन में हुई उस तीव्र वृद्धि से है जो ऊंची उपज वाले बीजों एवं रासायनिक उर्वरकों एवं रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों, कृषि यंत्रीकरण, बेहतर सिंचाई प्रणाली एवं नई तकनीकों के फलस्वरूप हुई। तो भारत में ये हरित क्रांति कब आई? 1966-67 में। ये क्वेश्चन भी आया है कि भारत में हरित क्रांति कब आई थी? 1966-67 में आई थी। सबसे पहले किस क्षेत्र में भारत की आई थी हरित क्रांति? तो पंजाब, हरियाणा और उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कहाँ आया था? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी या उत्तर प्रदेश। ये भी क्वेश्चन आया है कि कब आया? 1967 में। कहाँ आया पहली बार? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कौन सी फसलों में आया था? तो गेहूं और उसके बाद धान। तो गेहूं और धान के फसलों के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो गए थे हरित क्रांति के सहयोग से। ये जो आया था बीज, ये कहाँ से आया था? मैक्सिको से। ये जो हमने बीज आयात किया था गेहूं का, उन्नत किस्म का, जो बौना प्रजाति था गेहूं का। बौना प्रजाति मतलब आपके यहाँ के जो गेहूं के पौधे होते थे वो काफ़ी लंबे होते थे, हाइट उनकी ज़्यादा होती थी, और उनकी जो बाली का इलाका होता था वो काफ़ी छोटा होता था। यानी कि पौधा लंबा, बाली छोटी तो दाने भी कम। लेकिन जो ये बौना प्रजाति आया गेहूं का, इसकी हाइट तो कम थी लेकिन बाली की लंबाई ज़्यादा थी, जिसमें बीज की मात्रा ज़्यादा थी।
जिससे उत्पादन प्रति हेक्टेयर ज़्यादा हुआ और हमारे यहाँ खाद्यान्नों की जो कमी थी वो पूरी हुई। तो हरित क्रांति कहाँ के बीजों से लाया गया? मैक्सिको से गेहूँ आयात किया गया। मैक्सिको में जो गेहूँ के ऊपर शोध करके बनाया था बीज, वो कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। अगर ये पूछे दुनिया में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन। और मैक्सिकन गेहूं का उपयोग करके या मैक्सिकन गेहूं के बीज का उपयोग करके हमने हरित क्रांति अपने यहाँ लाई और जो 1966-67 में आई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में आई, जिसमें बौने प्रजाति के गेहूं का हमने उत्पादन किया और हमें अच्छा उससे उत्पादन प्राप्त हुआ था और हमारे यहाँ खाद्यान्नों की उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो गए थे धीरे धीरे। हरित क्रांति के घटक, हेडिंग कीजिएगा, हरित क्रांति के घटक। हरित क्रांति के घटक, इसमें पहला पॉइंट, उन्नत किस्म के बीज। हरित क्रांति की घटक हेडिंग कीजिएगा, उसमें पहला पॉइंट उन्नत किस्म के बीज। दूसरा पॉइंट रासायनिक उर्वरक। तीसरा पॉइंट रासायनिक कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक। नेक्स्ट पॉइंट रासायनिक कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक। नेक्स्ट पॉइंट बेहतर सिंचाई प्रणाली। बेहतर सिंचाई प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट बेहतर साख प्रबंधन। नेक्स्ट पॉइंट बेहतर भंडारण सुविधाएं। साख सुविधाएं। नेक्स्ट पॉइंट बेहतर भंडारण सुविधाएं। बेहतर भंडारण सुविधाएं। एंड लास्ट पॉइंट बेहतर विपणन एवं वितरण सुविधाएं। बेहतर विपणन एवं वितरण। बेहतर विपणन एवं वितरण सुविधाएं। विपणन मतलब एक जगह से उत्पादन से लेकर के बिक्री तक की जो प्रोसेस है उसको विपणन कहते हैं। वितरण जो स्टोर हो गया वहां से फिर अन्य लोगों तक पहुंचाना उसको वितरण कहते हैं। अब हेडिंग कीजिएगा भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम। भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम। भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम। पहला नीली क्रांति, ये किस लिए लाया गया था? मत्स्य पालन के लिए। नीली क्रांति किस लिए आया? मत्स्य उत्पादन के लिए। और नेक्स्ट हरित क्रांति, ये खाद्यान्न उत्पादन। इसके आगे मत्स्य पालन और एक खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न उत्पादन। नेक्स्ट श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन के लिए। इसके जनक वर्गीज कुरियन, दुग्ध उत्पादन। और वो लिखिएगा जरूर जनक इसके वर्गीज कुरियन है। और हरित क्रांति के कौन है? भारत में
भारत में स्वामीनाथन और वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट लाल क्रांति, लाल क्रांति क्या है? नहीं बेटे, बागवानी नहीं है, नहीं है, मांस है और टमाटर उत्पादन। मांस एवं टमाटर उत्पादन। नेक्स्ट सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति क्या बेटे? फल, फल और शहद, बागवानी, फल, शहद। बागवानी फल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, बागवानी शहद उत्पादन, शहद उत्पादन। नेक्स्ट धूसर क्रांति, कौन सा? धूसर, सही क्या हो जाएगा आपका? रासायनिक उर्वरक, खाद नहीं, रासायनिक उर्वरक उत्पादन, रासायनिक। रासायनिक उर्वरक उत्पादन, खाद नहीं, खाद में आपकी जैविक आधार है। नेक्स्ट गुलाबी क्रांति और गुलाबी क्रांति, झींगा उत्पादन, प्याज उत्पादन, झींगा, प्याज, औषधि एवं फार्मास्यूटिकल्स, प्याज, झींगा और क्या बताया? औषधियाँ। औषधियाँ एवं फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स। नेक्स्ट भूरी क्रांति, ये मैम उर्वरक वाले नहीं बेटे, उर्वरक तो हो गया, कितनी बार उर्वरक करेंगे? भूरी, वो तो धूसर था। भूरी क्रांति क्या? कॉफी, कोको उत्पादन, कोको उत्पादन, कोको। नेक्स्ट रजत क्रांति, अंडा, पीली क्रांति, तिलहन, रजत क्रांति, अंडा, पीली क्रांति, तिलहन, गोल क्रांति, आलू। कैसे बोल रही हूँ? रजत क्रांति, अंडा ऑब्लिक कुक्कुट, पीली क्रांति या पीत क्रांति, तिलहन उत्पादन, गोल क्रांति, आलू उत्पादन, रजत रेशा क्रांति,
रजत रेशा क्रांति। रजत मतलब सफेद रेशा, तो क्या हो जाए कपास। स्वर्ण रेशा क्रांति, स्वर्ण रेशा क्रांति, हाँ पटसन या जूट। स्वर्ण रेशा क्रांति, ये पटसन या जूट उत्पादन। सदाबहार क्रांति, मैम ये कृषि में तकनीक जैविक कृषि। सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति, जैविक कृषि को प्रोत्साहन। नेक्स्ट सेफ्रॉन क्रांति, केसर केसर उत्पादन। सेफ्रॉन क्रांति, केसर उत्पादन। हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति, ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन, बांस। हरित सोना क्रांति, बांस उत्पादन। मूंग क्रांति, मूंगा क्रांति। मूंग क्रांति कहिए या मूंगा क्रांति। मूंग क्रांति, मोटे अनाज के उत्पादन। बादामी क्रांति, मसाला। मूंग क्रांति, मोटे अनाज से उत्पादन। बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन। इंद्रधनुषीय क्रांति, सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से। सभी क्षेत्रों में उत्पादन करने से, सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से। और मीठी क्रांति, मीठी में शहद उत्पादन। बिल्कुल, मीठी क्रांति, शहद उत्पादन। हेडिंग कीजिएगा विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम। और अब पानी लेके आइए, फिर शुरू करते हैं विभिन्न प्रकार की खेतियों के